हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। मैं आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। देखो बच्चों, कल तक हम लोग हिंदी के अंदर वाक्य पढ़ चुके थे और आज का हमारा नया टॉपिक है क्रिया। ठीक है, और क्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दीजिए या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, वहां क्रिया से एक दो क्वेश्चन कंपलसरी आते ही आते हैं। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहला क्रिया क्या होता है। ठीक है, तो क्रिया क्या है। देखो बच्चों, क्रिया वह शब्द होता है जिसके द्वारा किसी भी कार्य के होने का बोध हो। क्लियर है। जिस तरीके से आप, जैसे सपोज करो आप इंग्लिश में पढ़ते हो, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस अगर आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक मेन वर्ब होती है, उसके बाद सब जितना भी पोर्शन बचता है वो सब सहायक क्रिया का पोर्शन होता है। उसी तरीके से हिंदी के अंदर भी हम वाक्य पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले एक वाक्य देख लेते हैं। जैसे राम खाना खाता है। ठीक है बच्चों, ये एक वाक्य है और साधारण वाक्य है। ठीक है, इसमें राम क्या है, राम है कर्ता। कर्ता जिसको, अब देखो कर्ता क्या होता है, सबसे पहली बात कर्ता क्या होता है। कर्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी भी कार्य को करता है। ठीक है, अब खाता, जो ये खाता है शब्द है, ये है एक क्रिया। ठीक है, अब क्रिया क्या होती है, देखो जैसे ये है, क्या है, ये है कर्म। खाना क्या है, कर्म। अब कर्ता कौन है, राम। तो राम ने एक कार्य क्या है, कौन सा कार्य है, खाना खाने का। क्लियर है, राम ने कार्य किया खाना खाने का। तो जो ये खाता शब्द है, ये है क्रिया जो उसने करा है। लेकिन करा क्या है, खाना खाया है। तो खाना क्या है, यहां पे खाना है कर्म। क्लियर है, तो राम खाना खाता है, इस वाक्य में कर्म होगा खाना। देखो कर्म क्या होता है, कर्म वह शब्द होता है जिस पर क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। क्लियर है, अब खाने का क्रिया, जो ये खाना है, खाने का प्रभाव सीधा सीधा किस पे पड़ रहा है, इस खाने पे। ये जो खाता शब्द है ये एक क्रिया है, लेकिन खाना क्या है, एक कर्म। अब खाने में कुछ भी हो सकता है, फल भी खा सकता है, भोजन भी खा सकता है। ठीक है, अब देखो कोई भी क्रिया अगर होती है तो क्रिया टू टाइप्स की होती है। एक होती है सहकर्मक और एक होती है अकर्मक। अगर हम इनकी दोनों की डेफिनेशन की बात करते हैं तो जो ये सहकर्मक क्रिया है, सह का मतलब होता है बच्चों सह मतलब साथ, सह मतलब साथ। अब देखो यहां क्या है, कर्म, मतलब सह प्लस कर्म। क्लियर है, तो कर्म, अब कर्म का मतलब, अब यहां पे वह क्रिया इस्तेमाल होती है, यह वो क्रिया होती है जो किसी ना किसी कर्म की अपेक्षा रखती है। क्लियर है, और यहां पर है अकर्म। अकर्म, अ का मतलब, या अ का सेंस किस में होता है, नहीं के रूप में। मतलब यहां पर वह क्रिया प्रयोग की जाती है जो किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं रखती। देखो सबसे पहली चीज अभी हमें यह देखना होगा कि ऐसी कौन सी क्रिया है जिसके लिए कर्म आवश्यक है, या ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती। देखो बच्चों, इसमें जैसे हम बात कर रहे थे कि ऐसी कौन सी क्रिया है जिसे कर्म की जरूरत है, या ऐसी कौन सी क्रिया है जिसे कर्म की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने कुछ क्रियाएं लिखता हूं, जैसे खाना, पीना, गाना, लिखना, देना,
लेना। ठीक है बच्चों। अब सेकंड, जैसे रोना, सोना, हंसना, चलना। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो, जैसे खाना शब्द है, ठीक है। अब खाना, मैं नॉर्मल आपसे बात करूं कि वह खाता है, या हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम सीधा सीधा बोलते हैं जैसे कि राम खाता है। ठीक है बच्चों। अब इसमें राम क्या है, देखो राम क्या है, राम एक है कर्ता। कर्ता मतलब जो खाने का कार्य कर रहा है। क्लियर है। अब इसमें खाने का कार्य कर रहा है राम, लेकिन आगे सीधा सीधा क्या मिला है आपको, क्रिया। क्रिया क्या हो रही है, खाने की। लेकिन इस सेंटेंस में या इस वाक्य में यह नहीं बताया गया है कि वो खा क्या रहा है। लेकिन जब बात खाने की हुई है तो इसका मतलब है राम कुछ ना कुछ खा रहा होगा, चाहे खाना खा रहा हो, फ्रूट्स खा रहा हो, चॉकलेट खा रहा हो, आइसक्रीम खा रहा हो। मतलब कहने का, अगर राम खाने का कार्य कर रहा है तो इसका मतलब है वो कुछ ना कुछ खा रहा है। इसका मतलब आप ये देखो, जहां पर ये शब्द आया है खाना या खाता है, ये क्रिया है। लेकिन ये क्रिया कब कंप्लीट होगी, जब इसको कोई ना कोई कर्म चाहिए है। अब एक चीज सोचो, हम बात कर रहे हैं खाने की, जब तक किसी के पास खाने के लिए कोई चीज ना हो तो क्या वो खाने की क्रिया कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर वो खा रहा है तो उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर चाहिए। क्लियर है, वरना खाने की क्रिया ऐसे कंप्लीट नहीं हो सकती। वही नेक्स्ट है, जैसे ये पीना। अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि रामू पीता है, तो पीने की क्रिया हो रही है, लेकिन पीता है इसका मतलब है कुछ ना कुछ पी रहा होगा, चाहे चाय पी रहा हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हो, कॉफी पी रहा हो। अगर पीने की क्रिया चल रही है तो उसके लिए किसी ना किसी कर्म की आवश्यकता है। बिना कर्म के पीने की क्रिया नहीं हो सकती। भाई अगर हम बात करें कि पीना, अब पीना तो बिना कर्म के पूरा नहीं होगा। अब नेक्स्ट है जैसे गाना। अगर हम नॉर्मल बात करें कि सीता गाती है, अब उसने ये नहीं बोला कि क्या गाती है, लेकिन अगर गाती है तो बच्चों कुछ ना कुछ तो जरूर गाती होगी, चाहे गाना गाती हो, रागनी गाती हो, लेकिन गाती जरूर है। तो गाना क्रिया के साथ कहीं ना कहीं कर्म की जरूरत है। तो इस तरीके की क्रियाएं जिनके अंदर कर्म की अपेक्षा की जाती है वो क्रियाएं सहकर्मक क्रिया होती है। क्लियर है। जैसे आगे एक और शब्द है, जैसे यहां पे है लिखना। अगर हम बोले कि वह लिख रहा है, अगर इसका मतलब है कॉपी पेन का इस्तेमाल वो लिखने के लिए कर रहा है, तो मेरे बच्चों वो कुछ ना कुछ लिखेगा जरूर। चाहे वो कोई गाना लिखे, चाहे वो अपना होमवर्क कंप्लीट करे, या कुछ भी लिखे, मतलब अगर वो लिख रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर लिखेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट है जैसे ये है देना। अब बच्चों यहां बात आ रही है देने की। अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हें कुछ देता हूं या मैंने कुछ दिया, या नॉर्मल मैंने शब्द एक लिखा, मान लो मैंने एक वाक्य लिखा कि राम श्याम को पैसे देता है। तो अब देखो जी देना वाली क्रिया है, तो जब अगर देना या लेना बात की जाए, अगर कोई भी किसी को कुछ देता है या लेता है तो इसका मतलब है उसके पास कोई ना कोई वस्तु होगी जिसको वो इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा है, दे रहा है या ले रहा है। तो देने की क्रिया हो या लेने की क्रिया हो, ये क्रिया तभी कंप्लीट होंगी जब इसे कोई ना कोई कर्म मिलेगा। क्लियर है। जैसे देने की बात करें, मान लो पैसे की बात हो रही है तो पैसा दे रहा है। लेने की बात हो रही है, मान लो पैसा ले रहा है, या मान लो बुक ले रहा है या बुक दे रहा है। तो लेना देने की क्रिया भी तभी कंप्लीट होती है जब उससे कोई ना कोई कर्म चाहिए। तो कर्म के बिना, अब देखो ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनको पूरा करने के लिए किसी ना किसी कर्म की आवश्यकता होती है, वरना ये बिना कर्म के कंप्लीट नहीं होगी।
तो ये वाली जो क्रियाएं हैं, ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। मतलब हम सीधा सा एक सेंटेंस में बात कर सकते हैं कि वो क्रियाएं जो किसी ना किसी कर्म की अपेक्षा रखती है, या जो क्रिया बिना किसी कर्म के पूर्ण या पूरी नहीं हो सकती, उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद जैसे सेकंड पे हम बात करते हैं रोना, सोना, हंसना, चलना। तो देखो बच्चों, जैसे रोना, अगर किसी के रोने की बात कर रहे हैं, मान लो एक सेंटेंस हम लिखते हैं कि बच्चा रो रहा है। क्लियर है? बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रोने का काम कर रहा है, तो क्या रोने के लिए कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। बच्चा बैठे बैठे, मान लो बच्चे का मन नहीं लग रहा, बच्चा अचानक मम्मी दूर चली गई, रोने लगा, क्या उससे कोई कर्म की जरूरत है? नहीं है। सिर्फ अगर रोने लगा तो रोने लगा। मतलब ऐसी क्रिया जो कर्म की अपेक्षा नहीं करती, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब ये जो क्रियाएं लिखी हैं, जैसे रोना, सोना, हंसना, चलना, इन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। क्लियर है? देखो बच्चों आगे, जैसे अभी सकर्मक और अकर्मक क्लियर हो चुका है, उसी तरीके से जो सकर्मक क्रिया होती है, एक सेकंड देखो, सकर्मक, देखो बच्चों, जो सकर्मक क्रिया होती है, ये क्रिया होती है 2 टाइप्स की या 2 प्रकार की, जिसको हम बोलते हैं एक कर्मक या द्विकर्मक। क्लियर है? देखो बच्चों, यहां सकर्मक तो क्लियर हो चुका। अब सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी एक कर्मक और एक होती है द्विकर्मक। क्लियर है? एक कर्मक में एक कर्म, भाई एक कर्मक को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक कर्म, और द्विकर्मक को 2 कर्म। ठीक है? अब इसको समझो, एक कर्म का मतलब वह क्रिया जिसको एक, मतलब वह क्रिया जो सिर्फ एक ही कर्म की अपेक्षा रखती है, वो एक कर्मक होती है। और वह क्रिया जो 2 कर्मों की अपेक्षा रखती है, तो वो द्विकर्मक होती है। मैं आपके सामने 2 वाक्य लिखता हूं, देखो, जैसे श्याम पानी पीता है। क्लियर है बच्चों? दूसरा सेंटेंस इसी को ले लेते हैं, श्याम ने रामू को पैसे दिए। देखो बच्चों, यहां पर 2 सेंटेंस लिखे हुए, जिसमें आपको देखना है, पहला सेंटेंस क्या है कि श्याम पानी पीता है, तो यहां श्याम क्या है? कर्ता। क्लियर है? पीना क्या है? पीना है क्रिया। क्लियर है? और पानी, देखो मैंने आपको क्या बताया कि कर्म वह शब्द होता है जिस पर क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? अब जैसे क्रिया, पीने की क्रिया हो रही है, तो इस पीने का प्रभाव किस पे है? सीधा सीधा पानी पे। अब सपोज करो आपने 1 गिलास पानी पिया, पीने का काम करा, तो क्या पानी पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाई गिलास का पानी खत्म, आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो यहां पर मतलब कहने का, जहां किसी भी क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है, ठीक है ना? अब देखो जैसे पानी है, तो यहां क्या है? यह है कर्म, तो इस पीने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पानी पे। तो इस ऊपर वाले वाक्य में आपको क्या लगा? सिर्फ एक ही करता है,
एक ही क्रिया है और एक ही कर्म है। तो मतलब कहने का इस वाक्य में एक ही कर्म की अपेक्षा की गई है, इसलिए ये वाला वाक्य कैसा है, एक कर्मक। क्लियर है। अब दूसरे में जैसे यहां श्याम, तो श्याम यहां पे भी करता है, ठीक, काम तो यहां भी श्याम ही कर रहा है, लेकिन यहां बात हो रही है देने की। तो दिया क्या है, एक क्रिया है, लेकिन उसने दिया क्या, उसने दिए हैं पैसे। तो देने का काम क्या हो रहा है, पैसे देने का। तो यहां पैसे क्या है, पैसे भी क्या है, कर्म। ठीक है। दूसरा कि पैसे दिए किसको है, रामू को। इसका मतलब रामू क्या है, रामू भी यहां क्या है, कर्म। अब देखो देने का प्रभाव किस किस पे है, सीधा एक पैसे पे एक रामू पे। अब देखो यहां पर एक कर्म और दो कर्म, तो इस वाक्य में कितने कर्म हुए, दो कर्म। अब इसका मतलब ये कैसा वाक्य हुआ, द्विकर्मक। क्लियर है। तो यहां जो देने वाली क्रिया है ये कैसी हुई, द्विकर्मक। क्लियर है। तो एक कर्मक वह क्रिया होती है जो सिर्फ एक ही कर्म की अपेक्षा करती है। क्लियर है बच्चों। और द्विकर्मक वो क्रिया होती है जो पूर्ण होने के लिए दो कर्मों की अपेक्षा रखती है। तो यहां तक क्लियर है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। देखो बच्चों, प्रयोग के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण जब किया जाता है, या प्रयोग के आधार पर जो क्रिया को बांटा गया है वो 5 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है बच्चों। सबसे पहला साधारण क्रिया, ठीक है। दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया, फोर्थ है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और फिफ्थ है बच्चों नाम धातु क्रिया। ठीक है बच्चों। प्रयोग के आधार पर क्रिया को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। साधारण क्रिया, ये साधारण क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया। अब हम इन पांचों प्रकार को एक एक करके देखते हैं। ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं साधारण क्रिया। देखो साधारण क्रिया क्या होती है, साधारण क्रिया। ठीक है बच्चों। देखो साधारण क्रिया के अंदर एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। जैसे हमने पहले सेंटेंस लिखा था, या कोई नया सेंटेंस लिख लेते हैं कि राम दूध पीता है। ठीक है। अब यहां बात हो रही है क्रिया की, कि कैसी क्रिया है, सिंपल है या संयुक्त है। अब देखो जैसे राम तो यहां करता है, लेकिन पीता या पीना ये क्या है, एक क्रिया है। ठीक है। लेकिन कैसी क्रिया है, सिंगल क्रिया। ठीक है। जहां पर सिंगल क्रिया प्रयोग की जाती है उसे हम साधारण क्रिया कहते हैं। क्लियर है। अब दूसरी जैसे हमने बात की थी संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर है। देखो संयुक्त, संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ या जुड़ा हुआ। संयुक्त मतलब दो चीजों को मिला के जो बनाते हैं वो संयुक्त होता है। अब यहां पर संयुक्त बात हो रही है क्रिया की। इसका मतलब है बच्चों यहां पर दो क्रियाएं एक साथ इस्तेमाल की जाएंगी। साधारण क्रिया में सिर्फ एक क्रिया इस्तेमाल होगी, लेकिन संयुक्त क्रिया में एक साथ दो क्रिया इस्तेमाल की जाएंगी। इसमें जैसे हम देखो एक वाक्य देखते हैं, राधा
खाना खा चुकी है। देखो यहां पर क्या है कि राधा खाना खा चुकी है। ठीक है बच्चों, राधा क्या है यहां? राधा तो करता है, ठीक। खाना क्या है? खाना कर्म है, लेकिन जो ये खा शब्द है ये क्या है? आपकी क्रिया। ठीक है ना? तो खा क्या है? एक क्रिया है। अब यहां जो चुकी, चुका, चुके, ये भी एक क्या है अपने में? क्रिया। तो एक क्रिया तो हुई ये खाने वाली, एक क्रिया हुई चुका, चुकी, चुके। तो क्रिया कितनी हो गई यहां? दो क्रिया। इसका मतलब है यहां पर कितनी क्रिया प्रयोग की गई है? दो। तो ये कैसी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया। जहां दो क्रियाओं को एक साथ प्रयोग किया जाता है वो कैसी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया। क्लियर है? देखो अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। देखो बच्चों, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, पूर्व का मतलब जानते हो? पूर्व का मतलब होता है पहले। पूर्व का मतलब क्या है? पहले। कालिक का मतलब पहले, मतलब पुराने समय की बात हो रही है, जो काम हो चुका है, या पुराने काल की बात या भूतकाल की बात जो बीत चुकी है। अब पूर्वकालिक क्रिया उसको कहते हैं जहां पर एक क्रिया कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी चालू है। ठीक है? अब जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ये आपको देखो, राम खाना खाकर सो गया। राम खाना खाकर सो गया। ठीक है? अब देखो राम क्या है यहां बच्चों? राम क्या है? राम है कर्ता। ठीक। अब यहां खाना क्या है? खाना है कर्म। अब देखो खाकर, खाकर ये क्या है? क्रिया। अब देखो सेंटेंस को, ये वाक्य को ठीक से पढ़ो कि राम खाना खाकर सो गया। मतलब राम ने खाना खाया। मतलब क्या है कि खाने का काम वो पूरा कर चुका है। खाने का काम पूरा हो गया, उसके बाद सो गया। तो पहले खाया होगा फिर सोया होगा, या ऐसा तो नहीं है कि खाना खाते खाते सो रहा है। मतलब खाना खाने का काम वो कंप्लीट कर चुका है या पूरा कर चुका है, उसके बाद ही सोने का काम करा होगा। तो यहां देखो आपको क्लियर दिख रहा है कि खाना खाने के बाद ही सोने का काम हुआ है। इसीलिए इस वाक्य के अंदर पूर्वकालिक क्रिया का इस्तेमाल किया गया है। समझ में आया पूर्वकालिक क्रिया? ओके। अब आगे नेक्स्ट था प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक ठीक है बच्चों, देखो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्ता खुद कार्य ना करके दूसरे से करवाता है या दूसरे व्यक्ति से उसे करने के लिए प्रेरणा देता है। क्लियर है? अब जैसे यहां एक वाक्य देखिए, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। ठीक है बच्चों, देखो यहां पूरा वाक्य कि अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। तो यहां देखो बच्चों, मेन व्यक्ति कौन है? यहां कर्ता तो कौन है? अध्यापक। लेकिन अध्यापक ने वो कार्य खुद ना करके किससे करवाया? बच्चों से। इसका मतलब है बच्चों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित किया है, उनको प्रेरणा दी है। इसका मतलब क्या है कि वो बच्चों से पुस्तक क्यों पढ़वा रहा है? भाई बच्चे पुस्तक पढ़ेंगे तो उनको याद होगी, अच्छे से सीखेंगे। तो इसीलिए अध्यापक खुद कार्य ना करे, किससे करा रहा है? बच्चों से। मतलब बच्चों को प्रेरित कर रहा है पुस्तक पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब यहां कैसी क्रिया इस्तेमाल की गई है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो जहां कर्ता खुद कार्य ना करके, ठीक है, किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद
नेक्स्ट है बच्चों नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, ठीक है। देखो नाम धातु क्रिया वो क्रिया होती है जिसका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के द्वारा होता है। जैसे देखो यहां एक शब्द है हथियाना, ठीक है। यह एक शब्द है अपनाना, ठीक है। अब हथियाना शब्द, इधर ध्यान दो, ये हथियाना शब्द कहां से आया? हथियाना शब्द बना हाथ से, ठीक है। हाथ क्या है? एक संज्ञा है। लेकिन हथियाना, हथियाना क्या हो गया? एक क्रिया हो गई। क्रिया मतलब किसी भी, अब जैसे कहते हैं ना कि उसने उसका प्लॉट हथिया लिया, तो हथियाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। भाई किसी के प्लॉट पर आप कब्जा कर रहे हो तो क्रिया कर रहे हो ना, तो हथियाना क्या है? क्रिया हो गई। लेकिन ये हथियाना बना किससे? हाथ से। तो इसका मतलब यहां पर वो क्रियाएं आती हैं जो किसी संज्ञा से, सर्वनाम से या विशेषण के द्वारा बनती हैं, उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो यहां तक क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।